साल 2025 में देश और दुनिया में कई सारी पॉलिटिकल घटनाएं घटी। किसी को सफलता तो किसी को निराशा हाथ लगी। उसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभाली। ट्रंप की चुनावी रैलियों के दौरान उन पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए। दिल्ली में 8 फरवरी 2025 का दिन बीजेपी के लिए ऐतिहासिक और यादगार रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीती और प्रचंड बहुमत हासिल किया। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। रूस यूक्रेन जंग के बीच 28 फरवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में व्हाइट हाउस में हुई बैठक में तीखी बहस हुई। इस दौरान ट्रंप और ज़ेलेंस्की एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हुए भी नजर आए। ट्रंप ने कई बार ज़ेलेंस्की को फटकार भी लगाई। 8 अप्रैल 2025 को देश भर में वक्फ कानून लागू कर दिया गया। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन गया। सरकार ने वक्फ कानून की पारदर्शिता बढ़ाने और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़कर इसे पेश किया, जबकि विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया। 12 जून 2025 का दिन पूरे देश के लिए शोक की लहर लेकर आया। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर फ्लाइट उड़ान भरते ही कुछ सेकंड में क्रैश हो गई। इस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। इस दर्दनाक विमान हादसे में कुल 260 यात्रियों की मौत हुई थी। 24 जून को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में चुनाव आयोग के SIR को लेकर खासा विवाद हुआ। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे ये प्रक्रिया पूरे देश में चलती रहेगी, जब तक पूरे देश की वोटर लिस्ट सही नहीं हो जाती। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था। अब इस घटना को 50 साल पूरे हो चुके हैं। 50 साल पूरा होने पर बीजेपी ने इसे देश के इतिहास का काला दिन बताया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का दमन किया था। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद से जगदीप धनखड़ सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हुई। 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। शिबू सोरेन ने झारखंड में आदिवासी अधिकारों की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। झारखंड को अलग राज्य बनाने में शिबू सोरेन के योगदान को आदिवासी समाज कभी भूल नहीं सकता। 1 सितंबर 2025 को एक तस्वीर की दुनिया भर में चर्चा हुई। SCO के मंच पर जब दुनिया की 3 महान शक्तियों ने एक साथ तस्वीरें खिंचवाई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीर साल 2025 में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। CP राधाकृष्णन ने 12 सितंबर को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। CP राधाकृष्णन ने विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हरा दिया था। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 769 सांसदों ने मतदान किया था, जिसमें सुदर्शन रेड्डी को 300 सांसदों ने वोट दिया, जबकि CP राधाकृष्णन के पक्ष में 452 वोट पड़े। इससे पहले CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। 14 सितंबर 2025 को नेपाल में जेनजी आंदोलन ने सत्ता बदल कर रख दी। इसकी वजह समझिए, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की पार्टी एक सरकार विरोधी रैली करने वाली थी और ये खबर मिलने के बाद वहां के युवा सड़कों पर उतर आए। करीब 150 युवा और KP शर्मा ओली की पार्टी के समर्थकों के बीच में हिंसा शुरू हो गई, जिसे रोकने के लिए नेपाल की पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस छोड़ी, जिसमें परिवारवाद, नेपो किड्स और बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, जिसके बाद नेपाल की सरकार गिर गई।
22 सितंबर का दिन भारतवासियों के लिए राहत देने वाला रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई जीएसटी दरें लागू की, जिसमें श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी दरों में सुधार करते हुए नए टैक्स दर को 5% और 18% में बांट दिया गया, जो भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे की रीढ़ बन गया है और रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं। आपको बता दें कि पुराना टैक्स दर 12% और 28% था। 27 सितंबर को आरएसएस ने अपने स्थापना के 100 साल पूरे किए। डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में विजयदशमी पर नागपुर में शुरू हुए संगठन ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई। मौजूदा समय में डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं। 14 नवंबर के दिन बिहार में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 204 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी का गमछा लहराना गेम चेंजर साबित हुआ। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराया, जिसे मंदिर निर्माण के पूर्ण होने का प्रतीक कहा जाता है। एक विशाल केसरिया धर्म ध्वज मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराई गई, जो राम राज्य के गौरव का प्रतीक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत दौरे पर आए। भारत और रूस के बीच कुल 19 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, सिविल, न्यूक्लियर, स्पेस क्षेत्र में, सैन्य तकनीक, विज्ञान के क्षेत्र में भी कई समझौते हुए। 12 दिसंबर को कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। पाटिल लातूर लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रहे। शिवराज पाटिल 1980 के दशक में इंदिरा और राजीव गांधी की सरकारों में रक्षा मंत्री रहे थे। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी ने इसके लिए कमर कस ली है। 14 दिसंबर को बीजेपी ने पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पंकज चौधरी केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं और महाराजगंज से 7 बार के लोकसभा सांसद हैं। 14 दिसंबर बीजेपी को नितिन नबीन के रूप में नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिला। नितिन नबीन बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। नितिन नबीन लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। बीजेपी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर को 3 देशों के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी को ओमान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें ओमान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मिला। अब तक पीएम मोदी को 6 में से 5 खाड़ी देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। 2025 के दिसंबर महीने में इंडिगो एयरलाइंस का संकट चरम पर रहा, जब 8 दिन में 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई, जिससे हजारों यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई दिन तक लोगों को एयरपोर्ट पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। संसद के शीतकालीन सत्र में वीबी रामजी कानून दोनों सदन से पास हो गया। सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने बिल को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ये बिल कानून बन गया। नए कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्त वर्ष 125 दिन का वैधानिक मजदूरी रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, जो पहले 100 दिन का था। वीबी रामजी बिल पर संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। साल 2024 में शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद से बांग्लादेश की स्थिति लगातार भयावह बनी हुई है। हाल ही में उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई और कई इमारतों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी की गई। दिसंबर के महीने में बांग्लादेश में कई हिंदुओं की हत्या कर दी गई। लालू परिवार लगातार सुर्खियों में रहा। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किए जाने और उनकी बगावत ने बिहार की राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। इसके बाद रोहिणी आचार्य का परिवार से अलग होना भी लालू परिवार में दरार को बढ़ा गया।